हाँ तो बच्चों, जैसे कि आपको याद है कि पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन के बारे में। तो हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब उसी टॉपिक को आगे बढ़ाना है और उसमें हमें स्टडी करना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा जब हम ऊपर जाएंगे अर्थ से, या फिर नीचे जाएंगे, या फिर हम रोटेशन का इफेक्ट देखेंगे अर्थ के। तो देखिए, सबसे पहले टॉपिक आ रहा है इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे एल्टीट्यूड का क्या इफेक्ट होगा, देखिए। तो सपोज करो कि ये अर्थ है जिसकी रेडियस r है और मास m है। तो आमतौर से किताबों में मास m ही लिखा जाता है। लेट m इज मास ऑफ अर्थ। कुछ बुक्स में m ही लिखा जाता है, ठीक है। r इज रेडियस ऑफ अर्थ। कुछ बुक्स में r ही लिखा जाता है। तो r ही लिखने से थोड़ा आसान है कि भाई वो अर्थ की बात हो रही है, e फॉर अर्थ। तो हम एज्यूम कर रहे हैं अर्थ को एक परफेक्ट स्फीयर जिसकी रेडियस r है। लेट अस एज्यूम the earth to be a perfect sphere of radius r। मतलब परफेक्ट स्फीयर ही बोल देते हैं, रेडियस r तो हमने पहले ही बोल दिया है। परफेक्ट स्फीयर मतलब यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, ये h हाइट हो गई। अब असल में अर्थ जब गोल होती है तो हाइट कुछ मायने नहीं रखती है। जब गोल है कोई चीज तो क्या हाइट। लेकिन अगर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो हमारे लिए तो ये हाइट ही होगी, ठीक है बच्चों, क्योंकि सिर के ऊपर जो चीज है वो हाइट है। क्योंकि गोल चीज के लिए तो डिस्टेंस ही मायने है। तो मतलब अर्थ सरफेस से इस पॉइंट की डिस्टेंस h है। तो यहाँ पे पार्टिकल छोड़ दिया हमने मास का या बॉडी, है ना। लेट फोर्स on the body of mass m at height h, है ना, will be g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में r प्लस h का होल स्क्वायर। सेंटर से इस पार्टिकल की डिस्टेंस r प्लस h हो जाएगी। इसको हम f डैश बोल देंगे। g कैपिटल M स्मॉल m बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको रिलीज करूं तो इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा वो होगा फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी f डैश बाई m, दैट इज g कैपिटल M बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। तो इसी को हम g डैश बोलेंगे बच्चों। दिस इज द g डैश। g डैश इज इक्वल टू g m बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। अब मान लो g इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। इफ g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, on the earth surface, तो g की वैल्यू तो इसी में h को 0 डाल, स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है बच्चों, स्क्वायर था।
तो इसी में h को 0 डाल के निकल जाएगी, तो gm/r²। अब मान लीजिए कि मुझे इन दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है, तो मैं ये मिटा रहा हूं यहां से। तो देखो बच्चों, g डैश इज gm/r+h का होल स्क्वायर एंड g इज gm/r का होल स्क्वायर। So if I want to take the ratio, then g dash by g will be r का स्क्वायर by r plus h का होल स्क्वायर। तो ये चला जाएगा ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, समझ रहे हैं? नेक्स्ट, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/1 plus h/r का होल स्क्वायर, है ना। अगर आप r स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, तो यहां से g डैश का फॉर्मूला आ जाता है g/1 plus h/r का होल स्क्वायर। तो ये बेहतरीन फॉर्मूला आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, g डैश इज इक्वल टू g इंटू में 1 प्लस h/r की पावर -2। समझे बच्चों? तो अब देखो, अब एक स्पेशल केस लेते हैं। इफ h इज मच मच लेस देन r, अगर h r से बहुत बहुत छोटा हो तो क्या होगा? तो बच्चों ये जो है ना, इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। तो g डैश विल बी नियरली इक्वल टू g इनटू में 1 माइनस 2h/r, ऐसे हो जाएगा। तो g dash is equal to g into 1 minus 2h/r. So this gives me the better result. अब ये याद रखना है कि ये तभी लगेगा जब, मतलब हर जगह नहीं लगाना इसको, ये तभी लगेगा जब h r से छोटा होगा। ये स्पेशल केस है, याद रखिएगा, स्पेशल है ये, स्पेशल केस। यूं नहीं कि आप हर जगह लगा दो। ये जनरल है, आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं, पर एक एडवाइस है, और वो एडवाइस ये है कि जहां पे ये वाला लग रहा है वहां पे ये मत लगाइए, क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। इसमें स्क्वायर करना पड़ता है, इसमें नहीं करना पड़ता। तो जब h r से छोटा हो तो ये लगा दीजिए, नहीं पता तो फिर ये लगाइए, या अंदाजा भी नहीं है आपको कि h r से बहुत बहुत छोटा है तो फिर यही लगाइए, लेकिन अगर अंदाजा है तो ये लगाइए, ठीक है, आइडिया है आपको। हालांकि ये वाला फॉर्मूला सब जगह काम करता है, बट कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और इन्हीं इसके ऊपर एक बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। देखो, देखो बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूं। Assume the earth to be a perfect sphere of radius capital R. Find the height of a point, है ना, above Earth's surface where the value of acceleration due to gravity reduces to
ध्यान से देखिएगा, रिड्यूसेस टू लिख दिया मैंने, रिड्यूसेस टू 1% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस पे जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है उसका 1% रह जाए। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो चलिए करते हैं। तो देखो, ये मान लो अर्थ है और ये वो पॉइंट है, ये एच हाइट हमको निकालना है, ये रेडियस आर है। तो यहाँ पे जी डैश जो है वो 1% ऑफ जी है, रिड्यूसेस टू 1%। ओके, तो अब क्या है ना, रिड्यूसेस टू 1% का मतलब होता है, टू वर्ड का इंपॉर्टेंट होता है कि जी डैश जो है वो 1%, परसेंट का मतलब होता है 1/100, परसेंट पर 100 ऑफ जी, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो यानी कि g/100 हो गया ना। ये g/100 कोई छोटी मोटी हाइट पे तो होगा नहीं, इसके लिए तो बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब, क्योंकि जब बहुत ज्यादा हाइट चले जाएंगे तभी तो ऐसा होगा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो 1% रह गई। तो इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, g डैश इज इक्वल टू g इंटू में 1 प्लस या g डिवाइडेड बाई 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर, ये लगा देंगे। तो अब g डैश की जगह g/100 डालते हैं, तो देखो g/100 इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाई 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर, g से g काट दीजिए आप, तो ये आ जाएगा 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसको यहाँ ले आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ये हम यहाँ ले आए, तो 1 प्लस h/r इज इक्वल टू 10 अंडर रूट ले लिया, so this gives me h/r is equal to 9 and this gives me h is equal to 9r। तो h की वैल्यू 9r आ गई बच्चों, यानी 9r हाइट पे जाके ऐसा हो जाएगा। क्लियर हो गया? सो दिस इज परफेक्ट एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। तो ये हो गया 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। यहां से फिर हम इधर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ओवर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको एक और क्वेश्चन देते हैं। देखो, तो यहीं पे बन जाएगा दूसरा क्वेश्चन। करना क्या है, बस थोड़ा सा चेंज करना है, 2 की जगह यहाँ पे बाई लिखना है। बाई ब्लैक कलर से है, हाईलाइटेड भी है, रिड्यूसेस बाई 1%। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये अर्थ सरफेस है, तो रिड्यूसेस बाई 1% का मतलब अब कोई बहुत ज्यादा हाइट नहीं जाएंगे, यही हाइट होगी बस छोटी सी, क्योंकि जो जी डैश है ना, यहाँ पे जी डैश है, तो जी डैश इज g माइनस 1% ऑफ जी। तो कोई भी चीज बाई 1% रिड्यूस हो रही है तो इसका मतलब उसमें से 1% कम कर दो, रिड्यूस कर दो 1% को। तो आप देख सकते हो कि जी डैश की वैल्यू आ गई g माइनस 1% का मतलब 1/100 है ना, ऑफ g। तो सीधा ही लिख दो 1% मतलब 1/100 ऑफ g। ठीक है, परसेंट पर 100, 1 पर 100, 100 में से 1, तो ये कितना हो गया, g कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस 1/100 हो गया, है ना। या तो एलसीएम लेके 99 पे 100 कर सकते हैं, या ऐसे ही रहने दो तो जल्दी हो जाएगा सॉल्व। तो देखो, तो g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h/r याद है, इसी में डाल दो g की वैल्यू। तो g इंटू में 1 माइनस 1/100 इज इक्वल टू g इंटू में 1 माइनस 2h/r। ये तो कट ही गया, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस 1/100 इज इक्वल टू 1 माइनस 2h/r। 1 भी कट गया, माइनस भी कट गया, तो 1/100 इज इक्वल टू 2h/r। सही है बच्चों? सो दिस गिव्स मी h इज इक्वल टू r/200।
अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो r तो 6400 होता है रफली, तो 6400 बाई 200 गिव्स मी 32, और ये किलोमीटर में आएगा। तो अबाउट 32 किलोमीटर ऊपर जाने पे जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो 1% कम हो जाएगी। यानी अगर अर्थ सरफेस पे 10 है तो वो 9.9 रह जाएगी, 1% कम होने का मतलब। अब एक्चुअली ही अर्थ सरफेस पे वैल्यू 9.8 है तो हम 2% का तो एरर वैसे ही मतलब जाने देते हैं। समझ रहे बच्चों? भैया 9.8 और 10 में 2% का ही तो फर्क है। 10 में से 2% कम करो तो 9.8 आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई रॉकेट है जो 30, 40, 50 किलोमीटर ऊपर जाता है तो वहाँ पे जी की वैल्यू में कोई खास चेंज नहीं आता है। लेकिन अगर वो अर्थ की रेडियस के बराबर ऊपर चला गया, ठीक है ना, तो फिर काफ़ी चेंज आ जाएगा। तो मान लीजिए यहीं पे रिड्यूसेस बाई 50% होता है ना, तब क्या करते हैं? अब देखो बड़ी मजेदार बात है कि रिड्यूसेस बाई 50% लिख दो या रिड्यूसेस टू 50% लिख लो, दोनों एक ही होते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे लिखोगे, है ना, 50 एक ऐसी टर्म है तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब आप 50 लिख दोगे तो यहाँ पे 50 लिख दोगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 50 r बाई 100, r बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। तो r बाई 4 इज यू कैन से 1600 किलोमीटर। पर एक्चुअली ये आंसर गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि भैया 50% ये छोटी मोटी हाइट नहीं है, ये तो तभी तक वैलिड था ना जब h बहुत बहुत छोटा हो। तो दिस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड। समझ रहे हो आप? तो फिर हम दूसरा मेथड लगाएंगे। 1600 जो आंसर इस फॉर्मूले ने दिया ना वो गलत दिया, क्योंकि एक तो काफी कम कर दिया ना आपने, 50% घटा दिया। अगर आप 5-7% घटाते तो ठीक था, वो है ना अप्रोक्सीमेट वाला फॉर्मूला लगाना, बट यहाँ पे नहीं लगा सकते आप। तो अब देखो जी डैश कितना हो गया? जी डैश हो गया जी माइनस 0.5 जी, यानी कि 0.5 जी रह गया। क्योंकि मैंने बोला ना चाहे बाई 50% हो चाहे 250% हो, दोनों में सेम ही आएगा। रिड्यूसेस टू 50% कर देंगे ना तो भी तो यही रहेगा, 50% ऑफ जी। तो 50% ऑफ जी भी तो यही होता है 0.5 जी। समझ रहे हो बच्चों? 50% का मतलब बाई 100 इंटू जी, सो दैट कम्स आउट टू बी 0.5 जी। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि इसमें आप अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, तो लगाएंगे जी डैश इज इक्वल टू जी बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। तो ये तो जी बाई 2 है ना एक तरीके से, जी बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी कि 1 प्लस एच बाई आर इज इक्वल टू रूट 2। अब यहां ले आता हूं मैं, है ना, यानी कि h बाई आर इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1, है ना, यानी कि h इज इक्वल टू आर इंटू में रूट 2 माइनस 1, है ना। अब जो रूट 2 होता है वो होता है, ये तो 6400 हो गया, रूट 2 होता है 1.414 माइनस 1, 0.414 हो गया, तो 6400 इंटू 0.414 तो इसको हम लिख सकते हैं 64 इंटू 41.4, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। समझ रहे हो बच्चों? तो इसको थोड़ा मैं पीछे कर देता हूँ, दिख जाए आपको, ठीक है। देखिए बच्चों, अब दिख रहा है सब, है ना। सो होपफुली यू आर एबल टू सी इट। तो यहां से अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, है ना। तो 64 इंटू 41.4 414, है ना,
414 है ना, तो 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 5 और 4 4 ज़ा 16, 6 से करेंगे 6 4 ज़ा 24 और 6 1 ज़ा 6 प्लस 2 8 एंड 6 4 ज़ा 24, ठीक है। सो द हाइट कम्स आउट टू बी 6 9 है ना 4 5 2, तो 2549, so it is around 2550 मीटर किलोमीटर, समझ रहे कुछ? सो दिस इज ह्यूज हाइट, ज़्यादा हाइट है ये, काफ़ी हाइट है। आई होप आप समझ गए, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब आगे बढ़ेंगे और अब हम स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैं इसको रब कर रहा हूं। इफेक्ट ऑफ डेप्थ, गहराई का इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए, ये मान लीजिए अर्थ है, तो अब हम अर्थ के अंदर एक टनल बना लेते हैं और कुछ गहराई पे चले जाते हैं। तो सपोज करो कि हम डी गहराई पे चले गए, तो अब हम यहाँ पे, मतलब अगर हम ये देखें तो एक सेंटर मानना पड़ेगा और r माइनस डी रेडियस लेके हमें एक स्फीयर बनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे अगर हम एक पार्टिकल को ड्रॉप करेंगे, मतलब m मास रख दिया मैंने यहाँ पे, तो अब जैसे आपको पता ही है कि ये जो m मास है ये फोर्स फील करेगा इस r माइनस डी रेडियस के स्फीयर का। तो F डबल डैश बोल देते हैं इसको, जी एम डबल डैश है ना इंटू स्मॉल m बाई r माइनस डी का स्क्वायर, या F डैश ही रहने दो सिंगल टर्म है ना। F डैश इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाई मास m, where m dash is mass of the sphere of radius r minus d, r minus d रेडियस का जो स्फीयर है उसका मास। तो अब देखो ये निकाल लेते हैं। तो m डैश की वैल्यू आ जाएगी बच्चों रो इंटू में 4/3 पाई r माइनस डी का क्यूब, जहां पे रो हमने इसकी डेंसिटी ले ली, तो डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम इज इक्वल टू मास आ गया। वेयर रो इज, रो क्या है, रो डेंसिटी है, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। समझ गए बच्चों? तो ये वाली वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, तो m डैश की वैल्यू और ढंग से निकल आएगी, m बाई 4/3 पाई r क्यूब इंटू 4/3 पाई r माइनस डी का क्यूब है ना। समझ रहे हो बच्चों? तो 4/3 पाई कट गया, तो m डैश की वैल्यू आ गई m इंटू में r माइनस डी का क्यूब डिवाइडेड बाई r का क्यूब। ये वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, तो f डैश की वैल्यू आ गई बच्चों g इंटू में m इंटू में r माइनस डी का क्यूब डिवाइडेड बाई r का क्यूब इंटू में r माइनस डी का स्क्वायर इंटू में m। तो देखो ये स्क्वायर है, ये पावर 3 है, तो एक पावर बचेगी। तो f डैश की वैल्यू आ गई आपकी जी m इंटू में r माइनस डी डिवाइडेड बाई r का क्यूब है ना, इंटू में m। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है ना, तो वो g डैश हो जाएगा
उसकी वैल्यू हो जाएगी एफ डैश बाई एम, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी जी डैश की, समझ रहे हो बच्चों, जी एम इंटू में आर माइनस डी का आर माइनस डी की पावर 1 डिवाइड बाई आर की पावर 3। अब देखो इसको आर की पावर 3 को हमने ऐसे लिख दिया, आर की पावर 2 इंटू आर। अगर मैं ऐसे लिख देता हूं तो ये जी एम बाई आर स्क्वायर, ये तो छोटा जी बन जाएगा ना, जी एम बाई आर स्क्वायर, मतलब समझ रहे हैं ना आप। तो अगर हम डी को 0 डाल देते हैं, सपोज करो डी को 0 डाल देते हैं, तो वो है ना, तो वो जी एम बाई आर स्क्वायर आ गया, मतलब अर्थ सरफेस का यहाँ का। तो जी इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ व्हिच इज जी एम बाई आर स्क्वायर। तो इसको मैं जी डाल देता हूँ, तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला बन जाता है जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू में आर माइनस डी बाई आर, जो कि सॉल्व होकर बन जाता है जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू में 1 माइनस डी बाई आर। अब ये मत समझिएगा कि ये अप्रॉक्सीमेट फार्मूला है या कहीं तभी लगेगा जब जी छोटा होगा, नहीं, ये सब जगह लगेगा। तो दिस इज परफेक्ट फार्मूला एंड इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। समझे बच्चों? तो होपफुली आप लोग समझे। बस यही है कि जैसे इसमें मैं डी को 0 डाल दूंगा ना, देखो तो ये आर है, ये भी आर है, ये कट जाएगा, तो ये जी बन जाएगा ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ, है ना। अगर डी को 0 डाल दें मतलब हम सरफेस पे पहुंच गए, तो आर से आर कट गया, तो जी की वैल्यू जी एम बाई आर स्क्वायर आ गई, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये मैं पहले से पढ़ाता रहा हूँ आपको कि अर्थ सरफेस पे इतना इतना वैल्यू होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब इसके ऊपर बेस एक आध में कर लेते हैं। देखो देखो बच्चों, क्वेश्चन ये है, एट व्हाट डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस अब अर्थ सरफेस को हम एक स्फीयर मान लेंगे जिसकी रेडियस आर है, ऑफ रेडियस आर है ना। The value of acceleration due to gravity reduces by 1% या 4% लेते हैं, 4% ऑफ इट्स वैल्यू। चलो पहले 1% ही लेते हैं, बाद में 4% लेंगे। तो देखो बच्चों, कितनी गहराई पे चले जाएं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 1% से रिड्यूस हो जाए। तो मान लो डी डेप्थ पे चले गए हम, है ना। तो यहाँ पे जो जी है ना, जी डैश, तो जी डैश इज जी माइनस 1% ऑफ जी, ऐसे है ये, ठीक है जी। तो अब आप देख सकते हो कि जी डैश की वैल्यू हो गई जी माइनस 1/100 इंटू जी, यानी कि जी इंटू 1 माइनस 1/100। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यूजिंग जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू में 1 माइनस डी बाई आर, हमको मिलेगा जी इंटू में 1 माइनस 1/100 इज इक्वल टू जी इंटू में 1 माइनस डी बाई आर। जी से जी काट देंगे, तो अगले स्टेप में 1 से 1 भी कट जाएगा, तो 1/100 इज इक्वल टू डी बाई आर हो गया। यहाँ से डी की वैल्यू आ गई r/100। अब आर तो 6400 था ना किलोमीटर, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, 64 किलोमीटर। अभी मैंने जानबूझ के एग्जांपल लिया है कि ऊपर जाने पे तो 32 किलोमीटर पे 1% कम हो गया था, तो नीचे जाने पे 64 किलोमीटर पे कम हुआ।
यानी ऊपर के लिए जो हाइट थी वो 32 थी और नीचे के लिए डबल है 1% के लिए। तो बस ठीक है, अब यहीं पे अगर मान लो मुझे 50% या 4% कम करना हो जैसे मैं कह रहा था, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा एक की जगह पे, है ना। तो ये 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो ये 4r/100 हो जाएगा। तो एक तरीके से ये 25 हो गया, है ना। 4r/100 इज 25, समझ रहे हो ना बच्चों, r/25। 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 64 का 4 गुना, जो कि आई थिंक 256 होता है, 256 किलोमीटर। 50% अगर हुआ तो क्या ये फॉर्मूला 50% पे एप्लीकेबल है? तो आंसर इज यस ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, तो 50 आएगा तो फिर ये 2 आएगा, फिर ये 2 आएगा और ये आ जाएगा 3200 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि 50% ऊपर जो है ना वो जल्दी रिड्यूस हो गया था, क्योंकि उसमें हमें 2500 के करीब किलोमीटर जाना पड़ा था, इसमें हमें ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा। तो शुरू में जी की वैल्यू ऊपर जाने पे तेजी से घटती है और इसमें तो लीनियरली घटती है। तो अब अगर हमें जी का ग्राफ बनाना है, वैल्यू का ग्राफ, तो देखो मैं वैल्यू का ग्राफ बना के बताता हूँ आपको कैसे होगा। देखो बच्चों, तो ये अर्थ है, अब ये गोल है। मान लो आप यहाँ पे रह रहे हो तो आपका सिर इधर होगा ना बच्चों, पैर इधर होंगे, है ना, ये ऐसे हो जाओगे ना आप, तो आपके लिए यही हाइट हो जाएगी। ये तो डिपेंड करता है ना आप कहाँ पे खड़े हो। आप यहाँ पे खड़े होंगे तो आपका सिर ही हो गया, पैर ही हो गया। आप यहाँ खड़े हो तो आपके पैर ही हो गया, सिर ही हो गया, है ना। ऐसे नहीं होगा अलग अलग तरह के लोग होंगे, ठीक है। इसका सिर ही होगा, पैर ही हो गया, है ना, समझे बच्चों। तो हम इस वाले की बात कर रहे हैं। तो ये वाला अगर गड्ढा खोद के अंदर जाएगा तो ये इस तरह से वेरिएशन हो गया, और ऊपर जाएगा तो फिर ये ऐसे ऐसे वेरिएशन हो गया, ठीक है। तो इसकी बात नहीं हो रही है, इसकी भी बात नहीं हो रही है, मतलब बात चाहे इसकी भी हो, फर्क तो नहीं पड़ता ना। तो आप तब आप यहाँ पे देखो, तो सेंटर पे तो 0 ही हो जाएगा ना जी। तो जैसे जैसे आप बाहर चलेंगे तो जी आपका बढ़ेगा। सरफेस पे तो मैक्सिमम है ना, ये वैल्यू 9.8 है, समझे बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे ये घटेगी, तो आप देख सकते हैं स्लोप ज्यादा है इसका यहाँ से कंपैरिजन से। तो ये धीमा स्लोप है, ये ज्यादा स्लोप है। तो हम यहाँ पे रहते हैं, समझ गए ना बच्चों। यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो भी घटेगी। अब 0 होने के लिए हमें इनफाइनाइट डिस्टेंस जाना पड़ेगा। मतलब कहाँ पे जाके जी की वैल्यू 0 हो रही है, तो पता चला कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट हाइट पे जी की वैल्यू 0 हो रही है। हाँ, अंदर जो है बस आर ही डिस्टेंस पे जाएंगे तो जी 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के शुरू में ये धीमे रेट से घटेगा, बट ये घटता जाएगा। इसका रेट शुरू में ज्यादा है, बट बाद में बहुत कम रेट हो जाएगा, समझे, ऐसे। अब यही ग्राफ इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का नहीं था, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का। तो देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक ही चीज है। तो आंसर यह है कि यस ऑफ कोर्स एक ही चीज है, बट बशर्ते रोटेशन ना हो अर्थ का। तो अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है ना, तो उसकी वजह से एक और फोर्स लगता है जो, अब इन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में तो हम ग्रेविटी का ही इफेक्ट लेंगे, बस सिर्फ ग्रेविटी फोर्स डिवाइडेड बाय मास। यहाँ पे हम नेट फोर्स बाय मास करेंगे, तो नेट फोर्स में तो फिर एक सूडो फोर्स भी आ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, समझे, जिसके चलते चीजें बाहर की तरफ फोर्स फील करेंगी। तो अब हम रोटेशन का इफेक्ट स्टडी करेंगे, अगला हमारा टॉपिक वही है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी फील हो जाता है, तो इस वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटी है ना, इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एग्जैक्टली सेम चीज नहीं है। लेकिन अगर अर्थ रोटेट ना करे अपनी एक्सिस पे तो फिर वो दोनों सेम चीज है। रोटेट करने से पार्टिकल जो है वो एक एक्स्ट्रा फोर्स फील करने लगते हैं, जिसको सूडो फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेट फोर्स अपॉन मास है, जबकि है ना, मतलब अगर हम जी बोले तो नेट फोर्स अपॉन मास। तो इसमें नेट फोर्स का मतलब हो गया ग्रेविटी फोर्स वेक्टर प्लस सूडो फोर्स वेक्टर डिवाइडेड बाय मास, है ना। लेकिन इंटेंसिटी आई
आई में क्या होगा, ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स को आप ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो डिवाइड बाय मास। तो अब ये दोनों सेम तो नहीं हुए ना। हाँ, अगर अर्थ घूमती नहीं तो सूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता नहीं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता नहीं तो दोनों बराबर होते हैं। तो अभी तक हमने अर्थ के घूमने की बात नहीं करी थी, तो अभी तक ये दोनों बराबर थे, समझे बच्चों। अब घूमने की बात करेंगे तो फिर ये बराबर नहीं रहेंगे। तो चीजें बदल जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। तो देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगा। क्वेश्चन है द अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस with an angular velocity ओमेगा, है ना। इसमें आप लिख सकते हैं दैट इज टाइम पीरियड ऑफ 24 आवर्स, है ना। 24 घंटे के टाइम पीरियड पे अर्थ घूमती है। तो इफ समहाउ, जो कि एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, मतलब आम इंसान के लिए तो शायद पॉसिबल नहीं है, इफ समहाउ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, है ना, is increased to n ओमेगा, 2 है, 2 TO2, मतलब हमने एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज किया है 2 to n ओमेगा, समझ रहे हो बच्चों। the value of acceleration due to gravity on the surface of the earth reduces to 0 हो जाती है। फाइंड n की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन है जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए करते हैं। तो ये मान लो अर्थ है जो कि एक परफेक्ट स्फीयर है, ये अपनी एक्सिस पे घूम रही है ऐसे, और ये इसकी रेडियस r है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो एक फोर्स फील करेगा ना, m ओमेगा स्क्वायर इंटू r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक ग्रेविटी फोर्स हो जाएगा mg, समझे बच्चों। तो मान लो कि हमने ये एंगुलर वेलोसिटी n ओमेगा कर दी है ना, n ओमेगा, तो n ओमेगा का स्क्वायर इंटू r। तो अब mg और ये दोनों बराबर हो गए, राइट। So somehow I have assumed that it is now rotating with angular velocity n omega. So the centrifugal force experienced is this, and this is the gravity force experience. If they both become equal, then the force experienced by the body here will be 0. The value of acceleration due to gravity reduces to 0. या फिर the object experiences weightlessness. समझे बच्चों। मतलब यहाँ पे n ओमेगा होने से एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो गया, है ना, ग्रेविटी, है ना, एक्सपीरियंस्ड 0 हो गया, पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी वही है mg,
यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, समझे, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जी यहाँ पे इंटेंसिटी का काम कर रही है। तो जी नेट जो है, तो जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एम जी माइनस एम एन ओमेगा का स्क्वायर अपॉन आर डिवाइड बाई एम, है ना, एम तो कट ही जाना है और इसको जीरो डालना है हमने, है ना। तो देखा जाए तो जी इज इक्वल टू एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर हो गया, है ना। तो यहां से आप कह सकते हो कि जी अपॉन में ओमेगा स्क्वायर इंटू में आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर आ गया। अब ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें एन स्क्वायर की, है ना। तो देखिए निकालते हैं, क्वेश्चन रिमूव करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, g बाई एन ओमेगा स्क्वायर r इज n स्क्वायर, सो दिस गिव्स मी n स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ओमेगा को 2 पाई बाई टी रख सकते हैं, तो g इंटू में टी स्क्वायर बाई, है ना, 4 पाई स्क्वायर इंटू में r, ऐसे आ गया। तो अब देखो g की वैल्यू क्या है, तो g की वैल्यू है 9.8 t, टी का मतलब 24 घंटे, तो 24 घंटे में होते हैं 86,400 सेकेंड, 86,400 सेकेंड, 86,400 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू में पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.8 होती है, ये हो गया 6.4 इंटू 10 या 640 कर दो, 6400 और फिर 1000, क्योंकि किलोमीटर में है तो मीटर में बन जाएगा। पाई स्क्वायर जो है वो 9.8 से कट गया, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपका 86400 इंटू 86400 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 6400 इंटू 1000, 1 2 1 2 1 2 1 2। तो ये हो जाएगा 4 से काट देंगे 432, 2 आ गया, 2 को काट देंगे 432, है ना। तो 432 इंटू 432 डिवाइडेड बाई 640, ये एन स्क्वायर आ गया जी। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, ये एन स्क्वायर है, ठीक है। तो जब हम यहाँ से एन की वैल्यू सॉल्व करते हैं ना, तो अराउंड वो 289 आती है। देखो ये मतलब एक तरीके से 400 है ना, मतलब अगर मैं 43 इंटू 43 बाई 6 करूँ, तो 43 इंटू 43 बाई 6 हो जाएगा, तो ये 1600 बाई 6, तो वो 300 के आसपास आ जाएगा, समझ रहे हो, ऐसे हो गया। या फिर मैं अगर इसका अंडर रूट ले लूँ, है ना, तो वो आ जाएगा बच्चों 430 डिवाइड बाई 8 इंटू 0। तो एन स्क्वायर की वैल्यू, मतलब अंडर रूट नहीं लेना, बिना अंडर रूट लिए 287 आता है ये, ठीक है। अगर अंडर रूट लेंगे तो फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ अंडर रूट लेके कितना आएगा। देखो अगर एन का अंडर रूट ले लें, इसको मैं 625 के बजाय 625 लिख लूँ, है ना, अंडर रूट ले लूँगा, तो ये 432 डिवाइडेड बाई 25 हो गया ना। अब 25, अगर ये 432 के बजाय 425 कर दो इसको मैं, ठीक है, तो ये 17 आ गया ना, देख रहे हो बच्चों, तो n 17 आ गया, तो ये उसका स्क्वायर हो गया 289। समझ आया? थोड़ा थोड़ा बदल देते हैं तो आंसर सेट हो जाता है। मतलब आपको आइडिया मिल गया कि ये 17 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर n इतना आ गया तो n की वैल्यू आ जाती है 17। ओके बच्चा लोग, ऐसे आ जाता है। या फिर आप n को ऐसे निकाल लो, 432 डिवाइडेड बाई 8 इंटू में √10। अब √10 जो है वो पाई के आसपास होता है, मतलब 3.14। तो 432 डिवाइडेड बाई 8 इंटू में 3.16। 8 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 8 पंजे 40 और 8 चौके 32, 54 बाई 3.16। 54 बाई 3 होता तो 18 होता, तो 3.16 है तो ये 17 आ जाता है, ऐसे। अभी ठीक है।
तो कुल मिला के n की वैल्यू आ जाती है सॉल्व होके 17। तो ये आप याद रख सकते हो। कैलकुलेटर होता है अपने पास, उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। रफली थोड़ी सी क्लोज आएगी 17 के, नॉट एग्जैक्टली 17। तो इट मीन्स वी कंक्लूडेड दैट so if angular velocity, if omega of earth is increased to 16-17 times या बाई 16 टाइम्स है ना, क्योंकि जो चीज 17 गुनी होगी वो है ना, टाइम्स द ऑब्जेक्ट्स at equator experiences weightlessness। जो ऑब्जेक्ट होंगे ना इक्वेटर पे वो वेटलेसनेस फील करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। द ऑब्जेक्ट्स एट इक्वेटर विल एक्सपीरियंस वेटलेसनेस। कब होगा ऐसा? ऐसा तब होगा जबकि अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी को 16 गुना कर दिया जाए। अब इसी चीज को और दूसरे तरीके से बता सकता हूं मैं, यानी कि टाइम पीरियड को t डैश को t बाई 17 कर दिया जाए। अब 24 घंटे का टाइम पीरियड होता है, उसको 17 से डिवाइड कर दो। तो अगर 16 से डिवाइड करते तो 1.5 घंटा आ जाता, तो 1.5 से थोड़ा कम आता है, तो ये 84.6 मिनट आते हैं। रफली आप 85 मिनट भी कह सकते हो, है ना। तो अगर अर्थ का टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन 85 मिनट हो जाए, क्योंकि जब 17 गुनी एंगुलर वेलोसिटी होगी तो तेज तेज घूमेगी ना, तो अगर अर्थ का टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन 85 मिनट हो जाए, 1.5 घंटे से थोड़ा कम, तो ऑब्जेक्ट्स इक्वेटर पे वेटलेस हो जाएंगे। पर ये होगा नहीं, तो मैं पहले ही कहा आपको कि ये होगा नहीं। ऐसे कैसे होगा? मतलब अगर साइंस इतनी तरक्की कर ले कि ऐसा कर पाए तो हो सकता है हो जाए, बट बिकॉज ऑफ अर्थ हैज टू मच मास, वो कितने भी डिवाइस बनाएंगे विदाउट न्यूक्लियर एनर्जी ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह यूज करेंगे तो फिर वो पूरी अर्थ ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अब हम स्टडी करेंगे, देखो तो मान लो कि g जो है ना वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑन द पोल्स। पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना है, तो वहां पे तो कोई रोटेशन का इफेक्ट होगा नहीं, तो ये विदाउट इफेक्ट ऑफ रोटेशन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ acceleration due to gravity at equator। तो देखो बच्चों समझो, ये इक्वेटर हो गई, तो यहाँ पे एक पत्थर लिया तो वो एक फोर्स फील करेगा ना m ओमेगा स्क्वायर r, और एक और फोर्स फील करेगा वो mg, है ना। ये तो वो g है ना जो पोल पे था, तो जो नेट g हो जाएगा यानी mg डैश वो हो जाएगा आपका, या फिर g डैश, तो नेट फोर्स अपॉन मास होता है ना, अभी तक तो यही करते आए हम। तो mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r अपॉन में m, यानी कि g डैश की वैल्यू आ गई g माइनस ओमेगा स्क्वायर r। अब ओमेगा स्क्वायर r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान से देखो बच्चों, अभी सिखाया क्या मैंने कि n स्क्वायर इज इक्वल टू g अपॉन में ओमेगा स्क्वायर इंटू r की वैल्यू है 289, सिखाया ना। n स्क्वायर की वैल्यू ये तो था। तो एक तरीके से देखा जाए तो ओमेगा स्क्वायर r की वैल्यू आएगी g अपॉन में 289। तो g कितना है? तो g है 9.8 अपॉन में 289। तो अगर 9.8 को मैं मतलब 100 से डिवाइड करता तो आता 0.098, उसको तो मैं लगभग 300 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये आता है 0.034।
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कुल मिला के जी डैश यानी कि जी इक्वेटर बोल दो आप इसको, तो जी इक्वेटर इज इक्वल टू जी पोल माइनस 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे हो गया। तो रोटेशन की वजह से सिर्फ इतना सा फर्क पड़ा, यानी ये 0.1 भी नहीं है, समझ रहे हो बच्चों? डेसिमल के बाद दूसरा डिजिट है, समझे? अगर 0.3 होता तो एक तरीके से 9.8 यहाँ पे तो 9.5 बन जाता वो तो, लेकिन वो तो एक लास्ट डेसिमल, एक जीरो भी है यहाँ पे, ठीक है? तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। आई होप आप समझ गए। तो ये जो ओमेगा स्क्वायर आ रहा है इसकी वैल्यू काफी छोटी है, पर अब हम इक्वेटर पे ना निकाल के जनरल पॉइंट पे निकालेंगे, ठीक है? फाइंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पॉइंट हैविंग लैटिट्यूड लैम्डा। At any point having latitude lambda। तो देखो बच्चों, लैटिट्यूड लैम्डा का क्या चक्कर होगा, है ना? मान लो ये यहाँ पे निकालना है तुमको, है ना? तो अब आप देखो कि ये रेडियस आर हो गई, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये फील करेगा ना, तो ये m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r करेगा, और mg जो फील करेगा वो इधर को करेगा, है ना? और याद रखो mg जो है ना बहुत बड़ा फोर्स है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये तो मैं सिखा चुका हूँ ना आपको कि भाई mg जो है ना वो बहुत बहुत बड़ा है इससे, मतलब 289 टाइम्स बड़ा है। दिस फोर्स इज अराउंड 289 टाइम्स मोर, अराउंड 200, क्योंकि तो r भी छोटा हो गया तो इससे 300 से ज्यादा गुना बड़ा है। सो दिस फोर्स इज वेरी वेरी स्मॉल फोर्स, वेरी वेरी स्मॉल फोर्स। अब हम एक काम करेंगे कि इस फोर्स का एक कंपोनेंट लेंगे इस तरफ, छोटा फोर्स है ये, तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r इंटू, मान लो ये एंगल लैम्डा है तो फिर ये भी लैम्डा हो गया, तो फिर ये भी लैम्डा हो गया, तो cos लैम्डा आ जाएगा। अच्छा, एक कंपोनेंट इधर को आएगा, तो हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r स्मॉल r इंटू साइन लैम्डा, है ना? अब देखो अगर हमें नेट फोर्स चाहिए तो mg में से ये तो सीधे घट जाएगा और ये इसको स्क्वायर करके निकालेंगे, तो एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी का स्क्वायर, एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर कॉस लैम्डा इस पूरे का स्क्वायर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर इंटू साइन लैम्डा इस पूरे का स्क्वायर का अंडर रूट, है ना? अब इसकी तुलना में ये बहुत बड़ा फोर्स है, ये बहुत छोटा है, तो बहुत बड़े में से बहुत छोटा जाएगा तो बड़ा ही आंसर आएगा। ये बड़ा है उसका स्क्वायर और ये बहुत छोटा है इसका स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्टेड। दिस इज बिग फोर्स, है ना? मान लो ये 300 है, ये 1 है, 300 में से 1 गया, एक इंटू कॉस लैम्डा गया, तो 300 माइनस कॉस लैम्डा 1 से भी छोटा है, और ये भी साइन लैम्डा है, तो साइन लैम्डा भी 1 से छोटा है। 300 में से गया 299 और ये 1 का स्क्वायर है, तो 299 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो वो 299 या 3 ही तो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। 1 के स्क्वायर का क्या फर्क पड़ने वाला है? तो जो एम जी डैश है वो नियरली इक्वल टू हो जाएगा एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा, एम कट जाएगा तो जी डैश आ जाएगा आपका जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा। अब देखो ये आर छोटा आ रहा है और ये बड़ा आ रहा है ना, तो अगर मैं स्मॉल आर बाई कैपिटल आर करूं तो वो आता है कॉस लैम्डा, तो यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू आ गई कैपिटल आर कॉस लैम्डा, वो इसमें डाल देते हैं, तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर कॉस लैम्डा डालेंगे, जी डैश की वैल्यू आएगी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल आर कॉस लैम्डा इंटू में कॉस लैम्डा, तो कॉस स्क्वायर लैम्डा हो गया, तो जी डैश की वैल्यू आ गई आपकी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, जहां पे लैम्डा को लैटिट्यूड कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लैटिट्यूड, ठीक है? दिख रहा है, लिख देता हूं, सो दिस गिव्स मी जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो मैं कह रहा था कि इसको कहते हैं लैटिट्यूड, ओके? तो हमने यहां से स्टडी कर लिया इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड, क्लियर है? तो आई होप इट इज फाइन।
तो अब देखिए, मान लो एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे हम मतलब मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो यहाँ पे जो लैटिट्यूड है वो अराउंड शायद 23 या 24 डिग्री है, क्योंकि अर्थ हम जो है ना वो इक्वेटर से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। तो इक्वेटर से फिर ऊपर आपका चले जाएंगे तो हिमालय आ जाएगा, तो हिमालय से भी ऊपर चाइना आ जाएगा, तो चाइना से भी ऊपर फिर रशिया आ जाएगा। तो रशिया में भयंकर ठंड होती है, क्योंकि वो बहुत, उसका लैटिट्यूड बहुत ज़्यादा है। तो रशिया में कुछ पॉइंट ऐसे भी होंगे जहाँ पे लैटिट्यूड 60 डिग्री है ना। तो जहाँ जहाँ पे जितना ज़्यादा लैटिट्यूड होता है वहाँ पे ठंड उतनी हो जाती है ज़्यादा, और जो चीज़ें इक्वेटर के पास होती हैं वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो कुल मिला के एक क्वेश्चन है कि भाई फाइंड द रेशियो ऑफ acceleration due to gravity at a point having latitude 60 degree and at pole। तो पोल का 60 डिग्री से रेशियो बताना है। तो देखो G डैश इज इक्वल टू हो जाएगा G पोल माइनस ओमेगा स्क्वायर R इंटू में कॉस स्क्वायर 60। तो G पोल तो G पोल है ही बस, G पोल माइनस ओमेगा स्क्वायर R इंटू में कॉस स्क्वायर 90। तो कॉस 90 तो जीरो ही होगा ना, टर्म ही खत्म हो गई, क्योंकि ये G पोल ही था एक तरीके से। अगर मैं यहाँ पे G पोल नहीं भी लिखता तो ये G पोल है, समझे ना बच्चों। तो अब इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, तो G डैश बाई G पोल इज इक्वल टू हो गया आपका 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर R बाई G इंटू में कॉस स्क्वायर 60। सो दिस इज 1 माइनस, अब ओमेगा स्क्वायर R बाई G 1/289 इंटू 1/4। तो अगर ये 1/250 होता तो 1000 हो जाता है अप्रोक्सीमेटली। तो ये 1 माइनस 1/1000 समझ लो आप, है ना। So that comes out to be 0.999, है ना। तो 1/1000, so the answer is 0.999। तो ये G डैश बाई G पोल हो गया, समझ रहे हो बच्चों। रफ कैलकुलेशन है। अब देखो, अब एक्चुअली चीजें इतनी भी सिंपल नहीं है, तो फिर या तो हैविंग लैटिट्यूड 0 डिग्री कर देते हैं, तो 0 डिग्री का मतलब हुआ इक्वेटर हो गया फिर तो ये, है ना। तो G इक्वेटर इज इक्वल टू cos 0, समझ रहे हो बच्चों। cos 0 1 है, तो फिर ये 1/4 नहीं आएगा बस, और क्या है। तो ये वाली वैल्यू आएगी 1 माइनस 0.0034, है ना। सो 1 माइनस 0.0034 कितना बनेगा, तो ये आ जाएगा 0.99, है ना। 34 है ना, तो 6, ठीक है। 0.999 के बजाय 0.9966 हो गया, तो ये G इक्वेटर बाई G पोल हो गया। बट एक्चुअल में G इक्वेटर और G पोल का रेशियो इतना नहीं है, एक्चुअल में इतना नहीं है रेशियो, समझ रहे हो बच्चों। तो देखो बता देता हूँ यहाँ पे, तो G इक्वेटर है, ये G पोल हो गया। तो G इक्वेटर इज इक्वल टू G पोल, है ना, माइनस ओमेगा, ये वाली इक्वेशन है, माइनस ओमेगा स्क्वायर R, और G इक्वेटर इज इक्वल टू G पोल माइनस 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होना चाहिए, बट एक्चुअली क्या पाया गया, बट एक्चुअली G इक्वेटर माइनस G पोल इज इक्वल टू G पोल माइनस 0.052 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पाया गया। अब ये एक्स्ट्रा इफेक्ट किस चीज का है, तो ये एक्स्ट्रा इफेक्ट है शेप का अर्थ की। तो दिस इज ड्यू टू रोटेशन, और ये एक्चुअल है।
तो एक्चुअल में शेप का इफेक्ट भी मौजूद है। तो क्या है कि अर्थ की जितनी रेडियस पोल पे है ना, तो ये जो रेडियस है इक्वेटर की, वो पोल की रेडियस प्लस 21 किलोमीटर है। समझ रहे हो बच्चों? तो अर्थ जो है ना वो फ्लैट नहीं है, थोड़ी सी बल्जी है, बल्जिंग हो गई है इक्वेटर पे। समझ गए? तो इक्वेटर की रेडियस अराउंड 21 किलोमीटर ज़्यादा है, तो उस वजह से वहाँ पे जी की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि जी पोल लिखेंगे अगर हम तो हो जाएगा जी एम बाई आर पोल का स्क्वायर, और जी इक्वेटर लिखेंगे अगर हम, है ना, तो वो हो जाना चाहिए जी एम बाई आर इक्वेटर का स्क्वायर। तो आर इक्वेटर बड़ा है तो जी इक्वेटर छोटा हो जाएगा। समझ आ गया? तो हालांकि ये कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई क्या कहते हैं कितना फर्क होता है, ये वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखने की जरूरत है कि इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 2 वजह से कम है। पहली वजह तो यह है कि इक्वेटर पे थोड़ी बल्जिंग हो गई है, रेडियस ज़्यादा है, और दूसरी बात है घूम भी रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज़्यादा फील होगा। समझ गए? तो नेट इफेक्ट जो है वो दोनों का आ जाता है कंबाइंड। आई होप इट इज़ फाइन।